देखिए, एक के पास है राज्य का प्रशासन तो दूसरा देखता है कानून का अनुशासन। एक सिंपल सादे कपड़ों में होता है एडमिनिस्ट्रेशन का कप्तान, तो दूसरा चमचमाती खाकी वर्दी में संभालता है देश की कमान। नीतियां इम्प्लीमेंट करना और सभी डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना होता है आईएएस का काम। वहीं पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी को परफेक्टली मैनेज करना दिलाता है आईपीएस को सम्मान। लेकिन साहब, सवाल यहाँ पर यह आता है कि इन दोनों में किसके हाथ होती है ज्यादा ताकत, किसकी अथॉरिटी होती है सबसे ऊपर और कौन करता है किसके नीचे काम। चलिए आज की वीडियो में ये सब जानते हैं। They are the Samvedi Police. I would like to begin by expressing my profound and heartfelt gratitude to the Honorable President of India for giving us time. Competent, smart, courageous, sensitized. They are the IPS officer. देखिए, कहा जाता है कि हमारे देश में अंग्रेजों ने चाहे जो भी कुछ किया हो, लेकिन जब वो गए दो चीजें ऐसी छोड़कर गए जिनके लिए उनकी आज भी तारीफ की जाती है। एक हमारे देश का इंडियन रेलवेज और दूसरा है यूपीएससी। इसलिए आज भी हमारे भारत में फादर ऑफ सिविल सर्विस चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है। फिलहाल हम बात करेंगे यूपीएससी की, जिसके अंदर आने वाली मेनली 3 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। पहली आईएएस, दूसरी आईपीएस और तीसरी आईएफएस। ये तीनों ही देश की सबसे बड़ी और पावरफुल सर्विसेज होती हैं। तीनों को ही क्रैक करने के लिए आपको सेम यूपीएससी का ही पेपर देना होता है, जो दुनिया के सबसे डिफिकल्ट एग्जाम में से एक माना जाता है। और मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के बाद एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा रैंक लाने वालों को आईएएस, फिर आईपीएस और फिर आईएफएस की जॉब मिलती है। लेकिन एस्पिरेंट्स की पहली पसंद अधिकतर आईएएस बनने की होती है। तो चलिए अब एक एक करके आपको इनके फंडामेंटल बेसिस पर डिफरेंस करके बताते हैं। इसमें इनके कई एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि ट्रेनिंग, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अपॉइंटेड बाय, रोल्स, रैंक्स, सैलरी, एरिया वाइज ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट्स दैट दे सर्व, ड्रेस कोड जैसे कई बेसिस पर हम इनमें अंतर देख सकते हैं। पर उससे पहले आपको ये जान लेना भी जरूरी हो जाता है कि इन दोनों का क्या मतलब होता है। देखिए, आईएएस का मतलब जो होता है वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसे हम किसी भी जिले का डीएम भी कहते हैं। और आईपीएस का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, जिसे हम किसी भी जिले की पब्लिक में लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार मानते हैं। ये हमने केवल आपको इन दोनों के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। अब देखा जाए तो इन दोनों के काम ही काफी ज्यादा जरूरी और हाई लेवल के होते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। नंबर 1, कैडरे कंट्रोल अथॉरिटी। देखिए, आईएएस और आईपीएस दोनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, लेकिन दोनों की कैडरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग अलग है। आईएएस की कैडरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन के अंदर आती है, जो कि सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है। पर आईपीएस की कैडरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जो कि सीधे होम मिनिस्टर के अंडर होती है। नंबर 2, ट्रेनिंग। केवल यूपीएससी पेपर निकाल लेने से किसी की भी पोस्टिंग नहीं होती। पोस्टिंग से पहले कैडरे को एक ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता है, जो कि उन्हें फ्यूचर में सफल ऑफिसर बनने के लिए ट्रेंड करती हैं। और जहां ये ट्रेनिंग करवाई जाती है वो किसी भी एस्पिरेंट के लिए जन्नत से कम नहीं होती। जी हाँ, मसूरी की वादियों में बसा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी LBSNAA किसी भी स्वर्ग से कम सुंदर और आलीशान नहीं है। चुने गए कैंडिडेट्स को यहाँ पहले 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और इस कोर्स में बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स सिखाए जाते हैं, जिन्हें जानना हर सिविल सर्विस ऑफिसर के लिए जरूरी हो जाता है। पर 3 महीने बाद आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग में काफी अंतर आ जाता है। आईपीएस ऑफिसर्स को जहां हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहीं आईएएस के कैंडिडेट अभी भी LBSNAA में ही रहकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं। जहां एक आईपीएस को घुड़सवारी, परेड और हथियार चलाना सिखाया जाता है, वहीं एक आईएएस को इन 3 महीनों के बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसिंग और गवर्नेंस के हर सेक्टर की जानकारी दी जाती है। और हाँ, आपको यहाँ पर ये बता दें कि आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट्स को जहां मेडल मिलता है, तो वहीं आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट्स को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाता है। अब अगर हम दोनों में अंतर देखें तो आईपीएस की ट्रेनिंग ज्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इसमें आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से ट्रेन किया जाता है। नंबर 3, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए, किसी भी जिले में इन दोनों की पावर्स काफी ज्यादा मायने रखती है। आईएएस और आईपीएस दोनों ही सेवाओं का जॉब प्रोफाइल बहुत ही ब्रॉड होता है
और दोनों ही बहुत पावरफुल पोस्ट पर तैनात भी होते हैं। लेकिन आईएएस एक डीएम के रूप में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसकी जिम्मेदारियों में एक रीजन, डिस्ट्रिक्ट, डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन शामिल होता है। उन्हें अपने रिलेटेड फील्ड्स के विकास के लिए प्रपोजल बनाने की जरूरत होती है और उन्हें सभी पॉलिसीज को लागू करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए एग्जीक्यूटिव पावर्स भी दी जाती हैं। वहीं एक आईपीएस के पास केवल अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। आईपीएस ऑफिसर्स को अपराध की जांच करनी होती है और उस एरिया में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है जहां वो तैनात होते हैं। वैसे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी डीएम के पास ही होती है। शहर में कर्फ्यू, धारा 144, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी सभी डिसीजंस डीएम लेते हैं। भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर भी डीएम ही दे सकता है। आईपीएस भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स के लिए भी डीएम के अप्रूवल की जरूरत होती है। नंबर 4, स्कोप ऑफ ड्यूटी। देखिए, दोनों के नाम से ही दोनों की स्कोप ऑफ ड्यूटी का पता चल जाता है। जैसे कि एक डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कई काम होते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर रहती है, जिनमें लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर जैसे डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स उसकी निगरानी में होते हैं। वहीं एक आईपीएस के फुल फॉर्म में ही पुलिस शब्द का इस्तेमाल इस बात का साफ सबूत है कि वो केवल जिले में आईपीएस एसएसपी रहते हुए सिर्फ अपने पुलिस डिपार्टमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ही काम कर सकता है। उसे केवल अपने जिले के लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना है। नंबर 5, सैलरी। अब देखा जाए तो अधिकतर लोगों का सवाल बस यहीं आकर खत्म हो जाता है कि भैया आखिर दोनों में से सैलरी किसकी ज्यादा होती है, कौन ज्यादा कमाता है, किसके हाथ में ज्यादा पैसा होता है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, इन लोगों की पोस्ट को देखते हुए इनकी सैलरी डिसाइड करने के भी अलग ही तरीके होते हैं। जैसे भारत में आईपीएस अधिकारी की सैलरी जो है 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशंस के बाद से काफी बेहतर हुई है। आज इनकी सैलरी लगभग 56,100 रुपए पर मंथ से लेकर 2,25,000 रुपए पर मंथ तक हो सकती है। ये सीनियरिटी के अकॉर्डिंग भी अलग अलग होती है। वहीं अगर बात करें आईएएस की सैलरी की, तो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद इनकी तनख्वाह भी काफी बेहतर हो गई है। अब एक आईएएस की सैलरी 56,100 रुपए पर मंथ से लेकर 2,50,000 रुपए पर मंथ तक तो हो सकती है, और ये भी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। लेकिन आईएएस की सैलरी हमेशा आईपीएस से ज्यादा होती है। इसके अलावा दोनों ऑफिसर्स को गवर्नमेंट हाउस, गाड़ी एटसेट्रा की फैसिलिटीज प्रोवाइड जो है करवाई जाती हैं। वहीं इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मेडिकल एटसेट्रा इनके खर्च के भुगतान में भी इन्हें बड़ी छूट मिलती है। नंबर 6, यूनिफॉर्म। देखिए, एक यूनिफॉर्म ही है जिसे देखकर कोई भी आईपीएस को पहचान सकता है। इनकी चमकती यूनिफॉर्म ही इन्हें आईएएस और एक आम नागरिक से अलग बनाती है। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स के लिए कोई खास यूनिफॉर्म नहीं होती। उन्हें बस गवर्नमेंट इवेंट्स में फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं, लेकिन आईपीएस को उनकी प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म ही पहननी होती है। कहा तो ऐसा भी जाता है कि कई लोग तो केवल इस यूनिफॉर्म के लिए ही आईपीएस बनना पसंद करते हैं। यह यूनिफॉर्म इंसान को अलग सा कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट और पहचान देती है, जो उसे औरों से अलग करती है। आईपीएस की यूनिफॉर्म प्रमोशंस के साथ साथ बदलती जाती हैं। उन्हें हर रैंक के साथ कंधे पर सितारे, तलवार और अशोक चिन्ह लगाना होता है। इस वजह से ही आम जनता कपड़ों से आईएएस को नहीं बल्कि आईपीएस को पहचान लेती है। नंबर 6, टॉप पोस्ट। अब एक आईएएस के लिए भारत में टॉप पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। ये भारत की टॉप रैंक होती है जिस पर सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही तैनात किया जा सकता है। अगर बात स्टेट की हो तो सबसे बड़ी पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की होती है। जी हाँ, और वो भी एक आईएएस ऑफिसर को ही मिलती है। यहाँ तक कि होम सेक्रेटरी की पोस्ट पर भी एक आईएएस ऑफिसर को ही तैनात किया जाता है। वहीं एक आईपीएस अपने राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक आईपीएस ऑफिसर सीबीआई, आईबी एंड रॉ का डायरेक्टर तक बन सकता है। और इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पोस्ट पर भी आईपीएस की तैनाती की जा सकती है। तो चलिए अब फाइनली आपको बता ही देते हैं कि अगर देखा जाए तो एक आईएएस और आईपीएस में कौन ज्यादा पावरफुल होता है। देखिए, आईएएस और आईपीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स बिल्कुल अलग होती हैं। आईएएस ऑफिसर्स को पर्सोनल और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एंड पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेंशंस कंट्रोल करती है, की तुलना में रिलेटिवली ज्यादा होती है। इसके साथ ही एक एरिया में केवल एक आईएएस ऑफिसर होता है, जबकि एक एरिया में आईपीएस ऑफिसर की संख्या जरूरत के अनुसार होती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर्स
पोस्ट पे और अधिकार के मामले में एक आईपीएस ऑफिसर से थोड़ी ज्यादा पावर रखता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि एक आईएएस आईपीएस के भी ऊपर होता है। ये दोनों ही एक साइकिल के दो पहिए जैसे होते हैं और दोनों ही जरूरी होते हैं। जिस तरह एक पहिया ठीक से काम ना करे तो साइकिल को चलाना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह किसी भी देश के विकास के लिए इन दोनों का होना ही बेहद जरूरी है। और ये भी हो सकता है कि कई जगह पर आप इनकी पावर को तोल मोल सकते हैं, लेकिन इन दोनों की ही गरिमा एक दूसरे से एकदम इक्वल होती है। दोनों ही देश की सेवा के लिए काम करते हैं, एक सादे कपड़ों में तो एक खाकी वर्दी में, लेकिन इनके लिए इनका कर्म ही इनका धर्म होता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको ज्यादा तवज्जो देते हैं और आप क्या बनने में इंटरेस्ट रखते हैं। वैसे जिन लोगों को फिजिकली काम करने या ऑन ग्राउंड काम करना कम अच्छा लगता है तो वो लोग आईएएस सेवा में जाते हैं। वहीं कुछ परवाने ऐसे भी होते हैं जो मेरिट लिस्ट में भी अच्छी खासी रैंक आने पर भी आईएएस बनना चाहते हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन होता है वो खाकी वर्दी, जो अगर एक बार किसी के बदन पर आ जाए तो उसकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ती चली जाती है। वर्दी में कंधों पर लगा अशोक चिन्ह ही उनकी सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज अच्छे से एक आईएएस और आईपीएस की पावर के बारे में नॉलेज हो गई होगी। तो अगर आप में से कोई आईएएस या फिर आईपीएस बनने की तैयारी कर रहा है या करना